नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम आज के मेहमान में। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जो मेहमान जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर सुरभि कुडियार और वो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट एस्कॉम्स सिदरा में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि वो दी ओनली सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जम्मू में। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं सारा ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी के बारे में। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर जो आप आज ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एंड वन ऑफ द सर्टिफाइड ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, तो इसके पीछे कितनी तपस्या, कितनी मेहनत, क्या जर्नी रही, किस तरह से? देखिए, इसकी जो जर्नी है, ये जर्नी स्टार्ट मेरी फैमिली से होती है, मेरे पेरेंट्स से स्टार्ट होती है। माय फादर इज़ अ रेनाउंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड फ्रॉम देयर वहाँ से शायद मैंने प्रेरणा ली थी कि हाँ, मुझे भी डॉक्टर बनना है और मुझे आई हैव टू गिव माई सर्विसेज टू दी ह्यूमैनिटी। क्योंकि हम उनको देखते थे कि वो सारा दिन अपना पूरा पेशेंट्स के साथ लगे रहते थे, सुबह हॉस्पिटल जाना, फिर उसके बाद भी पेशेंट्स देखने। एंड हर इंसान जो भी उनके पास आता था वो बस ये, अच्छा बच्चे, आप उनके बच्चे हैं बस। तो मतलब हम लोगों को एक इनडायरेक्टली इतनी दुआएं मिलती थी कि वी ऑट टू हैव ऑल दीज थिंग्स। सो वहाँ से शायद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद अपने फादर को देखा। मेरी मदर ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं बेटा, डू समथिंग फॉर गर्ल्स। बेसिकली गर्ल्स के पास एक बेसिक डिग्री जो है वही सब कुछ नहीं होता, बट दे शुड हैव समथिंग फॉर देयर ओन लाइवलीहुड। इट इज़ नॉट नेसेसरी तुमने घर, ज़रूरी नहीं होता कि तुमने पैसों से घर चलाना है, तुम्हें हर चीज़ से घर चलाना है, लेकिन तुम्हारे पास एक बेसिक, एक अच्छी एक डिग्री होनी चाहिए कि कल को तुम्हें किसी के आगे अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो, एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो फॉर अ फीमेल। सो वहाँ से माई जर्नी स्टार्टेड। आई डिड माई MBBS फ्रॉम एस्कॉम्स इटसेल्फ एंड देन आई डिड माई MS सर्जरी जो मैंने अम्बाला से की है। और फिर उसके बाद देन आई डिड माई फेलोशिप इन ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी एंड आई एम स्टिल परसुइंग माई MCH फॉर दिस एंड जो कि ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी में है। तो बस ये मेरी सारी की सारी जर्नी बीच रही में है। मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था मैम एंड आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट, आप लंदन भी गई थी बीच में? दैट वाज फॉर माय फेलोशिप के लिए हमारा जो एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम था वो इंडिया में चला था जी। एंड फिर उसके लिए जो हमारी डिग्री थी, डिग्री के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ा था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ लंदन में? वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और सीखने को बहुत कुछ मिला और ये समझने को मिला कि अभी बहुत कुछ है हमारे लिए सीखने को और करने को। हम लोग जो चीज़ सोच भी नहीं सकते वो लोग कर चुके हैं। सो वहाँ तक पहुँचने में तो शायद हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी चीज़ें हम अपनी यहाँ पर कुछ भी सर्विसेज वैसी प्रोवाइड कर सकें तो वो बहुत ही अच्छा होगा मैनकाइंड के लिए और सारी ह्यूमैनिटी के लिए। मैम, अगर बात करें ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी की तो इससे रिलेटेड काफ़ी मिथ्स भी हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लेडीज़ जितनी भी हैं, महिलाएं, वो थोड़ा सा ना हेजिटेंट होती हैं कि हम यार वहाँ क्यों जाएं, या कुछ शर्म के मारे कुछ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को ही हवा बना के बैठे हैं। तो मैम, इस ऐसे लोगों को, ऐसी लेडीज़ को किस तरह से अवेयर किया जा सके कि इट्स नॉर्मल, इट्स ओके टू कम टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड दैट टू अ ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि फ़ीमेल्स जो हैं वो किसी भी डॉक्टर के पास जाने से बहुत ज़्यादा झिझकती हैं और शायद उनको एक झिझक होती है कि शायद हम किसी मेल के पास नहीं जाना चाहते। राइट। दूसरी झिझक उनकी ये होती है कि कहीं हमें कोई ऐसी चीज़ ना निकल जाए जिसकी वजह से उनका पूरा घर, उनकी पूरी जो एक घर गृहस्थी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाए। तो इन दो चीज़ों की वजह से वो हमेशा झिझकती हैं किसी भी डॉक्टर के पास आने से। तो मैं यही कहूँगी कि शायद मेरे लिए एक छोटा सा प्लस पॉइंट है कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं तभी बार बार हर एक फ़ीमेल से ये रिक्वेस्ट करती हूँ विद फोल्डेड हैंड्स। आई ऑलवेज से कि प्लीज़ आप बाहर आइए, अपने आप को चेकअप करवाइए, क्योंकि अगर आप सही रहेंगी तो आपकी फैमिली सही रहेगी, अगर आप सही नहीं रहेंगी तो आपकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब्ड रहेगी। लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारी महिलाएं बहुत देर के बाद समझती हैं, जब शायद कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। और रही बात ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी, ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी के इंस्टीट्यूट में आना या ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना, तो वो तो एक बहुत ही मतलब
ये एक बहुत बड़ा हर्डल, क्या एक बहुत बड़ी चीज़ होगी उन लोगों के लिए आना। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनको ऐसी कोई बीमारी लगे। बट मैं यहाँ हर इंसान से क्वेश्चन पुट करना चाहूँगी कि क्या एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको होता है, क्या उसका बीपी बढ़ने से उसको स्ट्रोक होती है? क्या उसकी वजह से क्या वो नहीं मरते? किसी की शुगर है, उसको किसी की शुगर डाउन हो जाती है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, या किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उसकी वजह से उसको और कोई दिक्कतें बन जाती हैं, क्या उनकी वजह से किसी की डेथ नहीं होती? बट क्यों कैंसर को लेके हमने एक इतना बड़ा टैबू, इतना बड़ा एक हवा बना रखा है कि नहीं, कैंसर का नाम सुनते ही सबको लगता है कि बस यहाँ पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। देखिए ऐसा नहीं है। इस चीज़ से बाहर आइए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और जो इंसान इस चीज़ को समझ लेगा वो शायद मेरी इस छोटी सी बात को ये समझ पाएगा या मेरी रिक्वेस्ट को मान पाएगा कि हम फीमेल्स को किसी भी बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं, और आप खुद किसी भी बीमारी से, जो बड़ी बीमारी है, उससे बच सकती हैं अगर आपने उसका टाइमली इलाज करवाया हो तो। क्योंकि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हम छोटे थे, हम तब से ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम वो स्टिच इन टाइम जो है वो कभी भी नहीं लेते। हम हमेशा लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं कि क्या पता ये कुछ ऐसा ही हो, कोई फोड़ा है, कोई फिंसी है, हम उसको सोचते हैं ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हम अपने डॉक्टर खुद बनते हैं, या फिर आजकल डॉक्टर गूगल है, वो सबको सब कुछ बता देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी बीमारी है उसका एक इलाज सही तरीके से, सही तरह से जब तक नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। देखिए महिलाओं के लिए मैं उनकी भाषा में उनको ये समझाऊंगी कि अगर आप कोई सब्ज़ी बना रही हैं, जब तक आप उसको एक सही ढंग से काटेंगी नहीं, अगर आप एक सब्ज़ी बड़ी काटेंगी, एक सब्ज़ी छोटी काटेंगी, और जब उसको प्रेशर करवाएंगी तो वो एक ही तरह से नहीं बॉयल हुई होगी, जिसको हम कहते हैं एक तरह से नहीं गली हुई होगी। तो उसी तरह से हर एक चीज़ को करने का एक तरीका है। तो जब आप डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर भी आपको उसी तरीके के हिसाब से ही आपका सब इलाज करेंगे। और आज की डेट में जम्मू जैसे शहर में आपके यहाँ पर इस बड़ी बीमारी से लड़ने का पूरा इलाज मौजूद है। बिल्कुल मैम, बड़ी ही इंस्पायरिंग आपने ये जो बातें कही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो देखेंगे, एटलीस्ट वो इतना तो कर सकते हैं कि वो मैम को कांटेक्ट करें, और एटलीस्ट महिलाएं जो इसमें शर्म ना करें, बिकॉज वो इतनी पेन लेकर अगर जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, दिन रात एक कर रही हैं, तो आपका भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि एटलीस्ट देखो फैमिली लाइफ तो मैम वैसे भी डिस्टर्ब होनी है अगर ऐसी कोई चीज़ निकल आती है, तो जस्ट, और काफ़ी फीमेल्स अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड भी लेती हैं कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरे हस्बैंड ठीक रहें, एंड खुद को निगलेक्ट करती हैं। ये तो है ही, ये घर घर की बात है। तो उसके लिए आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो मैम अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या चीज़ें हैं जो फीमेल्स घर पे ही डायग्नोज कर पाएँ, एटलीस्ट उनको पता हो कि यार हमें ये चीज़ हो रही है, तो इसका क्या होता है, सिम्टम्स क्या भी रहते हैं? देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो फीमेल्स को खुद अपने आप में पता लगती हैं। देखिए हमारे शरीर में हमें कहीं दर्द होती है, चाहे एक पिन भी छोटी सी चुभती है, तो हमें पता चल जाता है कि वो हमारी किस उंगली में चुभी है। तो उसी तरह से अगर हमारे शरीर में कोई भी छोटी सी गांठ अगर वो बन रही है तो वो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखिए फीमेल्स के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, ब्रेस्ट केसेस में हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है? ये सिर्फ 5 मिनट का है। 5 मिनट एक फ़ीमेल अगर हर महीने अपने आप को दे दे, सो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी बीमारी से अपने आप को छुटकारा पा सकती है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि वो अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करेगी। खुद एग्जामिन करने का मतलब ये है कि पहला जो उसके बीच में एग्जामिनेशन रहेगा कि वो शीशे के सामने खड़ी हो जाए, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी दोनों ब्रेस्ट को देखे। अगर उसको एक डिम्पल, देखिए हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई भी छोटी सी गांठ या कुछ भी होगा, या कोई भी चीज़ अगर उसको अंदर से खींच रही है, बाहर की तरफ एक छोटा सा डिम्पल हमें ज़रूर महसूस होता है। कई बार शायद ना भी हो, लेकिन मोस्टली केसेस में ज़रूर होता है। तो अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो वो एक अपने आप को खुद महसूस कर सकती हैं। उसके बाद वो अपने हाथों के, ये जैसे हमारी ये 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों के सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज अपनी ब्रेस्ट को खुद फील करने की कोशिश करें। अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई गांठ या कोई ऐसी जिसको हम कहते हैं एक ओपरी चीज़ हमें दिख रही है अपनी ब्रेस्ट में, तो हम एक डॉक्टर से जाके सलाह ले सकते हैं। देखिए हर गांठ कैंसर नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस वो
प्रूव्ड अदरवाइज। सो अगर हम ये लेके चले कि हाँ जी हमें ये गांठ है, ये कैंसर है, सो वो गलत होगा। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जाके उस गांठ की जांच करवा लें और अगर वो कैंसर ना निकले, तो आप ये सोचिए कि आप अगली पूरी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल खुश हैं कि नहीं मेरे को कुछ नहीं है। आपको एक श्योरिटी तो हो जाएगी, लेकिन नहीं तो आप इस शक के साथ जीती रहेंगी, अंदर कुछ बन रहा है, अंदर कुछ बन रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी। सो वो शायद एक गिल्ट वो आपको शायद और किसी और बीमारी के लिए प्रोन कर दे, बट कि जो वो गांठ है वो वहाँ की वहीं रहेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ चाहे छोटी से छोटी गांठ है, एक बार डॉक्टर के पास जाके उसको दिखवा लीजिए। और दूसरा हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो है कि अगर हम मैमोग्राफी करवाएंगे तो हमें बहुत रेडिएशन मिलेगी। हाँ, देखिए मैमोग्राफी एक नॉर्मल एक्सरे है जिसके साथ हम अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। जैसे अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो हम उसको कहते हैं जाओ भाई एक हड्डी का एक्सरे करवा के आओ। बिल्कुल। तो अगर हम उस एक्सरे के बीच में कोई रेडिएशन नहीं मिलती, तो उसी तरह से हमें मैमोग्राफी में भी कोई रेडिएशन नहीं मिलती। हमारी रेडिएशन उतनी ही होती है जितनी एक नॉर्मल छाती के एक्सरे में होती है या हड्डी के एक्सरे में होती है। बिल्कुल। लेकिन फ़र्क सिर्फ होता है कि उसका एक तरीका होता है करने का। तो वो तरीका जो होता है वो कई फीमेल्स को पेनफुल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बीच में हमारी छाती को 2 प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा कंप्रेस किया जाता है, बट ऐसा नहीं कि वो पेनफुल है या उसके साथ कोई रेडिएशन मिलती है। ऐसा ये मिथ है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और हर फीमेल जो भी 35 ईयर्स से अबव है, शी शुड गेट अ पैप स्मेयर, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का एक स्मीयर कहते हैं, पैप स्मीयर, और एक मैमोग्राफी वो अपनी हर साल इस फीमेल को करवानी चाहिए, दोज हु आर अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। एंड मैं हर फीमेल से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ निकलेगी, लेकिन कम से कम आपको एक श्योरिटी तो है कि आपको कुछ नहीं है। सो उस श्योरिटी के साथ जीना ज़्यादा अच्छा है, ना कि उस गिल्ट के साथ जीना कि छोटी गांठ है, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये गांठ बड़ी हो जाएगी, ये गांठ कैंसर है। जब तक आपने उसको दिखाया ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि ये कैंसर है? बिल्कुल। सो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं महिलाओं को हमेशा समझाती हूँ कि आइए बाहर अपने आप को चेकअप करवाइए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। देखिए पहले ये होता था कि हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर हमें कहते थे ये वाली फैसिलिटी ऐसी नहीं है, हमें चीर फाड़ करके उनकी बायोप्सी करनी पड़ती थी या ये सब करना पड़ता था। देखिए आज की डेट में हमारे पास कोई भी महिला जो भी एक छोटी गांठ छाती में लेके आती है, हम उसका एक सुई का टेस्ट करते हैं, जिसको आप सब जानते हैं, उसको FNAC टेस्ट कहते हैं। अगर उसमें हमें कोई शक या शुबा लगे तो उसी की एक मोटी सुई होती है, ठीक है, उसको हम ट्रू कट निडल कहते हैं, उसके साथ हम उनकी बायोप्सी ले लेते हैं, जिसके साथ हमें अंदर का जो पीस होता है छाती का वो थोड़े बड़े टुकड़ों में मिल जाता है। सो हमें उससे पूरा का पूरा पता चल जाता है कि हाँ जी ये जो कैंसर है ये सच्ची में कैंसर है और इसका क्या फितरत है। तो हम उस फितरत को जान के फिर हम उसका आगे इलाज करते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि हर गांठ का इलाज ऑपरेशन ही है। बिल्कुल। देखिए ये चीज़ हर महिला के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर कोई महिला मेरे पास आती है वो कई बार थोड़ी एडवांस डिजीज़ में आती है। एडवांस डिजीज़ का मतलब ये होता है कि जो वो गांठ है वो छाती के अंदर तो होने के बावजूद हमारी आर्मपिट, जिसको हम एक्जिला कहते हैं, राइट, वहाँ पर भी है। और कई बार जो वो कैंसर है वो दूसरी छाती में भी आ जाता है, और दूसरी छाती के साथ दूसरी एक्जिला जो आर्मपिट जिसको हम बोलते हैं, वो स्प्रेड करता है, ठीक है। हम इस कैंसर को लोकली एडवांस्ड कैंसर कह सकते हैं। सो इन केसेस के बीच पे हम अप फ्रंट सर्जरी नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ऐसी प्रैक्टिस है कि हम बिना कुछ जाने हुए कुछ लोग उसको सर्जरी कर देते हैं। तो लोगों के मन में एक तरह का डर भी बैठा है यार कहीं सर्जरी हो जाएगी और हमारी छाती निकाल देंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो एक महिला को लगती है, द बिग फेमिनिज्म इज लॉस्ट। Yes, very right. So if the feminism is lost, the female thinks कि हाँ जी अब तो the whole life is ended, मैं ना बाहर जा सकती हूँ, मैं ना कुछ कर सकती हूँ। देखिए यही मुझे समझाना है कि हर कैंसर जो गांठ होती है उसका इलाज ऑपरेशन नहीं होता। अगर ऑपरेशन है भी तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी की पूरी छाती बाहर निकालेंगे। आजकल
इस तरह के ऑपरेशन है कि हम सिर्फ गांठ को बाहर निकालते हैं, और गांठ को इस तरह से निकालते हैं कि उससे एक सूतर ऊपर एक सूतर नीचे और हर तरफ से एक सूतर से ज़्यादा का मार्जिन लेके हम उस गांठ को निकालते हैं। और जो हमारे आर्म पिट के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको एक छोटे से इंसिजन से, छोटे से चीरे से वहाँ से निकालते हैं, जो शायद बाद में दिखता भी नहीं। तो और हम पूरी की पूरी छाती जो है उसको बचाते हैं। कोशिश रहती है कि हम छाती बचाएं। लेकिन अगर हमारे पास कोई फीमेल एक लेट स्टेज में आती है या फिर उसका ट्यूमर का रेशो उसकी ब्रेस्ट रेशो से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम छाती बचाना शायद छाती नहीं बचा पाते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे पास प्रोस्थेसिस हैं, हम उन फीमेल्स को प्रोस्थेसिस देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो इम्प्लांट अंदर करने हैं, वो आप बाहर की तरफ पहन सकती हैं और वो डिटैचेबल होते हैं। सो उस तरह के प्रोस्थेसिस हम देते हैं अपनी फीमेल्स को। लेकिन ये चीज़ें तभी हो पाएंगी अगर उनको ये चीज़ें पता होंगी। और कुछ फीमेल्स वो ये सोचती हैं कि हमें तो जब कैंसर हो गया हमारी छाती निकाल देंगे, हमारी कीमो चलेगी, हमारी रेडिएशन चलेगी। देखिए वो एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। सो वो ट्रीटमेंट जब आप ख़त्म करेंगी तो आप ये सोचिए कि आप इतनी बड़ी बीमारी से बच के निकल गई हैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ जी अगर आपका ऑपरेशन हुआ, कीमो हुई, तो उस फीमेल के साथ कोई भी अनटूवर्ड इवेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मैनी सर्वाइवर्स जो अभी तक 5-5, 6-6 साल, 7-7, 10-10 साल वो हैं फीमेल्स जो उसके साथ रह रही हैं एंड दे आर डिजीज़ फ्री। दे कम फॉर रेगुलर फॉलोअप्स टू अस। हम उनको देख के हैरान होते हैं कि देखिए इन्होंने अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और आपको भी उतनी खुशी होती होगी कि यार कितना ट्रस्ट इन्होंने डेवलप किया एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। बिल्कुल, वो तो है ही। लेकिन ये चीज़ें हमारी महिलाएं नहीं समझती हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, उनको ऑपरेशन के लिए कहा जाता है। देखिए हम पहले जब भी किसी कैंसर के बारे में देखते हैं, हम कैंसर की फितरत जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैंसर है क्या, उसकी फितरत क्या है, वो किस टाइप का है। जिस तरह से हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, उन सब के अलग अलग नाम हैं, उसी तरह से कैंसर की हर एक की अलग अलग नाम है, हर एक की अपनी पहचान है। उस पहचान के साथ हम उसको आगे ट्रीट करते हैं। हर कैंसर का इलाज ऑपरेशन नहीं होता और हर कैंसर का इलाज कीमो नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। कुछ जो होते हैं हम कीमो देते हैं, पेशेंट कंप्लीट रिमिशन में चला जाता है। वो स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये स्टेजेस पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे पास मतलब आप बोलिए विडंबना ये है कि हमारे पास जो फीमेल्स हैं वो हमेशा एक 3rd या 4th स्टेज में पहुंचती हैं और उस समय हमारे पास उनको एक्चुअली देने के लिए बहुत कम चीज़ें रह जाती हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि इसको मैं बोलूँगी लैक ऑफ नॉलेज। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज है। हमें ये पता है कि बीपी है तो बीपी के लिए नमक नहीं खाना, शुगर है तो उसके लिए चीनी नहीं खानी। देखिए उसी तरह से कैंसर है, कैंसर को भी कैंसर देखिए एक एक्सीडेंट की तरह है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो या किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, बट हमारी क्या वो बनती है उस चीज़ को हम किस तरह से इस बड़ी बीमारी को काटें, हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के बीच में कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी बहुत लेट मैरिजेस होती हैं, राइट, या फिर कुछ ऐसी होती हैं जो शायद जिनकी मैरिजेस नहीं हो पाती हैं, उसकी वजह कोई भी रहे। देखिए वो फीमेल्स जो होती हैं वो थोड़ी प्रोन होती हैं इन सब चीज़ों के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी बहुत जल्दी जिनकी प्यूबर्टी अटेन होती है, तो उन लोगों को हम एक रिस्क ग्रुप में रखते हैं। फिर होती हैं फीमेल्स जिनके ऑलरेडी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है, या देखिए इसके तो ये हेरिडिटरी फिर चलता है? ये हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, जी। अब मदर को है तो डॉटर इज़ इन द रिस्क ग्रुप। अब मदर को था मतलब कि हमारे पास एक फ़ीमेल है, उसकी आगे जो सिस्टर्स हैं और सिस्टर्स के आगे उनकी कोई डॉटर्स हैं, तो हम उन सब को उस रिस्क ग्रुप में रखते हैं। और देखिए इसके बीच में एक चीज़ और है जी, कई फीमेल्स ऐसी आती हैं कि मुझे है जी, मेरी सास को था तो मुझे है।
देखिए वो एक हेरिडिटरी नहीं है, बिल्कुल। वो आई एम सॉरी, आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे लोगों को ये, जहाँ पे उनको ये लगता है कि मेरे फादर इन लॉ को है तो मुझे हुआ है, मेरी मदर इन लॉ को है तो मुझे हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखिए हेरिडिटरी एक पैटर्नल स्टेज में चलती है और एक मैटर्नल स्टेज में चलती है, तो हम उन चीज़ों को हेरिडिटरी मानते हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती, जो लोग ब्रेस्ट फीड बिल्कुल भी नहीं करते जी, दूध अंदर जमता है, वो आगे फर्दर दिक्कतें पैदा करता है, उन लोगों को हम रिस्क ग्रुप में रहते हैं जी। या फिर कई फीमेल्स जो होती हैं जिनको ओवेरियन कैंसर होते हैं, जिनको ओवरीज अंडकोश जिसको हम बोलते हैं जी, उसका कैंसर होता है, दे आर ऑल्सो प्रोन टू हैव ब्रेस्ट कैंसर एंड वाइस वर्सा। सो ये कुछ फीमेल्स हैं जिनको हम हमेशा एक रिस्क ग्रुप में रखते हैं। तो इन रिस्क ग्रुप के पेशेंट्स को हम एक स्क्रीनिंग में डालते हैं। स्क्रीनिंग के बीच में हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी है। 35 years and above we have mammography and 35 years below we order for an ultrasound of the breast. राइट। सो वो अगर एक फीमेल साल में एक बार करवा ले और एक श्योरिटी के साथ अपना पूरा ज़िंदगी बसर कर सकती है, लेकिन शायद ये चीज़ मेरी ये बात फीमेल्स में पर्कुलेट होती ही नहीं है। वो इस चीज़ को क्यों, क्योंकि ये एक स्टिग्मा है, नहीं भगवान करे किसी को ना हो। मैं खुद कहती हूँ भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन कम से कम एक श्योरिटी तो रखनी चाहिए। जब आपके पास ये फैसिलिटी है तो आप उसको अवेल क्यों नहीं करते। अब ठीक है, पहले हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास एक पूरा फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जो आपको कैंसर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्यों नहीं वहाँ पे आके अपने आप को स्क्रीन करवाइए। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी डायग्नोसिस नहीं करने हैं, हमने डायग्नोसिस हम तब करेंगे अगर आपको कुछ निकलेगा, लेकिन आप अपने आप को स्क्रीन करवाइए। एटलीस्ट आप थोड़े श्योर तो हो जाएंगे कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं है, यू विल बी एबल टू लिव अ केयर फ्री लाइफ। एंड देखिए अगर एक फीमेल मेरे पास आएगी तो वो अपने आप को एग्जामिन करवाएगी, अपना मैमोग्राफ करवाएगी, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएगी, और वही फीमेल आगे जाके 4 और को बोलेगी। बिल्कुल। और वो 4 आगे 4 और को बोलेंगी, तो आप देखिए कि ये वेव कैसे जाएगी। बिल्कुल एक चेन बनती जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये चेन इस तरह से, अगर सच में कोई फीमेल करे उस चीज़ को, मतलब सच में इस तरह की चीज़ पर्कुलेट हो सोसाइटी में, तो आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी बीमारी फीमेल्स को कभी खाएगी। देखिए लेट स्टेजेस पे फीमेल्स हमारे पास पहुंचती हैं जिनका ये जो कैंसर है छाती में फैल गया होता है, छाती में पानी पड़ गया होता है। कईयों की छाती जो होती है वो संतरे के छिलके के तरह हो जाती है, जिसको हम प्यूडी ऑरेंज कहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर ये भी है, हम देसी इलाज करवाएंगे, हम ये कराएं। देखिए कैंसर का कोई देसी इलाज नहीं है। सुपरस्टिशंस, र्यूमर्स बहुत हैं। देखिए मैं किसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूँगी इसमें, ये अपने बिलीव्स हैं, हम किसी के बिलीव्स को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। बट देखिए जो बीमारी है वो शरीर की है, तो शरीर का जब तक वो हिस्सा अच्छे से इवैल्यूएट नहीं हुआ होगा तो उसके बीच में कोई भी दवाई असर नहीं करेगी, चाहे वो आयुर्वेदिक होगी या एलोपैथिक होगी। सो ये चीज़ जो है ये हर फीमेल को समझनी है। फीमेल को छोड़ के उनके मेल काउंटर पार्ट्स को समझनी है। उन्हें ज़्यादा समझनी है मुझे। क्यों? क्योंकि अगर कोई फीमेल अपनी कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम अपने मेल काउंटर पार्ट को बताती है, सो जब तक उनके पास टाइम नहीं होगा तब तक वो फीमेल डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद तो कभी आएगी नहीं, वो अगर आएगी तो अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ आएगी। सो जो मेल काउंटर पार्ट है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने वाइफ्स, अपनी सिस्टर्स, अपनी मदर्स के लिए दे कैन टेक आउट सम टाइम इन एन ईयर, आई वुड से, कि साल में एक बार उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें, जिसके बीच में वो अपनी मैमोग्राफी, पैप स्मेयर और या एक अल्ट्रासाउंड अपनी छाती का या अपने पूरे शरीर का करवा लें, ताकि आप खुद सोचिए कि अगर ऐसी कोई बीमारी सच में उनको लग गई तो इट इज़ द होल फैमिली विल बी इन ट्रॉमा। ना वो फीमेल तो है ही है, लेकिन उसके साथ बच्चे हैं जो मेल हैं, जो उनके हस्बैंड्स हैं, फादर हैं, ब्रदर्स हैं, वो सब उस चीज़ के चपेट में आएंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी होगी, इट इज़ अ फाइनेंशियल बर्डन, अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ अ मेंटल ट्रॉमा। So it is not for just the patient but for the whole family. Very right. So ये चीज़ जो है, अगर कोई फीमेल इस चीज़ को समझती है तो मुझे लगेगा कि मेरा एक मैसेज जो मैं देना चाहती थी वो हर फीमेल तक पहुंच गया है।
मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी साझा करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी नेक नियति से जो आप ये काम कर रही हैं उसको भगवान और सफल बनाए। और एक अपील मैं दर्शकों से भी करूँगा, अपनी माताओं, अपनी बहनों और अपने भाइयों से करूँगा कि आप शर्माइए मत। अगर डॉक्टर सुरभि फ्रंट लाइन पर आकर आपको बुला रही हैं कि प्लीज़ आइए, अपने शक दूर कीजिए, और ख़ासकर आपके जो मेल पार्टनर्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपकी वाइफ या आपकी माता आपको आगे कुछ बताती है कि मुझे ये इशू आ रहा है, इमीडिएटली जो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट एस्कॉम्स में है वहाँ इनकी ओपीडी है डॉक्टर सुरभि की, आप इनके पास जाएं, ये आपको गाइड करेंगी। और जम्मू में एक सर्टिफाइड तरीके से जो काम कर रही हैं डॉक्टर सुरभि, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगी, उन्होंने लोगों की हेल्प की भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप आगे आएँ, घर पे ना बैठे रहें और लास्ट स्टेज तक आने का इंतज़ार ना करें। और उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद जो भी लोग इसको देखेंगे वो इसको आगे और भी बढ़ावा देंगे, और आगे जिस तरह डॉक्टर सुरभि ने कहा एक चेन बनती जाएगी, वो चेन बनानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो चेन बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।